हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये रिएक्शंस वर्ष 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं इन सभी रिएक्शंस के बारे में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इन सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम में रिएक्शंस आती हैं उनसे संबंधित आपके 10 मार्क्स आज कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप इन 10 मार्क्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनको अच्छी तरह तैयार करें। तो चलिए जानते हैं हमारा आज का जो पहली अभिक्रिया है, जो क्लास 12 केमिस्ट्री की पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो है वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? जब हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरीय विलयन के साथ कराई जाती है, तो हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु, तो हेलो एरीन है उसका हेलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन बनता है। यह अभिक्रिया वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको आप एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब हम हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के इथरीय विलयन के साथ कराने पर हेलो एरीन का जो हेलोजन परमाणु होता है वो एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन बनता है। और जो यहाँ पर क्या बनता है? उच्च एरीन बनता है। यह अभिक्रिया वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसके उदाहरण को या फिर इसकी मेन रिएक्शंस को मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है, जो कि है ये हमारे सामने दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन की रिंग है। ये जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, आप जानते भी होंगे कि ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास क्लोरो। तो ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर जो सोडियम धातु के हमने दो अणु लिए हैं और इस प्रकार हमने यहाँ पर लिया है मैथिल क्लोराइड, या फिर इसको हम क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। तो जब हम सोडियम की उपस्थिति में क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है टोलुइन। क्या प्राप्त होगा? टोलुइन है ये बेंजीन है और बेंजीन से यहाँ पर बेंजीन की रिंग से हम जोड़ देते हैं CH3, तो इसको हम बोलते हैं टोलुइन हमें प्राप्त हुआ। और ये क्या है? ये एक उच्च एरीन है, ये एक एरीन है और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है NaCl। तो इस प्रकार हमने जो वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया थी इसको कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि है कोल्वे श्मिट अभिक्रिया। तो कोल्वे श्मिट अभिक्रिया क्या होती है? तो जानते हैं कोल्वे श्मिट अभिक्रिया के बारे में। जब हम फिनोल के सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन और 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर ऑटोलैब में गर्म करते हैं, तो माध्यमिक यौगिक के रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब हम 400 केल्विन तथा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर ऑटोलैब में हम फिनोल के सोडियम लवण को गर्म करते हैं, तो हमें मिडिल कंपाउंड होता है या फिर बोल सकते हैं माध्यमिक यौगिक होता है, उसके रूप में हमें प्राप्त होता है फेनिल सोडियम कार्बोनेट। हमें फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है जो पुनर्विन्यासित होकर, जिसकी पुनर्विन्यास होकर हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है और जिसका हम अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। और सैलिसिलिक अम्ल का जो आयुपेशी में नाम है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है या फिर बनता है, और यही अभिक्रिया कहलाती है कोल्वे श्मिट अभिक्रिया। तो चलिए मैं आपको इसको एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को। तो जब फिनोल के सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन तथा 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर ऑटोलैब में गर्म किया जाता है, तो माध्यमिक यौगिक बनता है। फिर इसके बाद में ये जो माध्यमिक यौगिक है इसका फेनिल सोडियम कार्बोनेट जो है, ये माध्यमिक यौगिक क्या है? फेनिल सोडियम कार्बोनेट। और जब हम फेनिल सोडियम कार्बोनेट को
पुनर्विन्यासित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट, यानी सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट का जब हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नॉमिनेशन है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये हमें प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं श्मिट कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमने इसकी जो मेन रिएक्शंस है, इसका जो उदाहरण है या फिर रिएक्शंस है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई 400 केल्विन और 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर। तो हमें फेनियल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ जो कि मध्यम यौगिक है। और इस मध्यम यौगिक का जब हमने पुनर्विन्यास कराते हैं, जब इसका मध्यम यौगिक का पुनर्विन्यास कराया तो हमें प्राप्त होगा सोडियम सैलिसिलेट। तो ये सोडियम सैलिसिलेट है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इससे ऑर्थो कंडीशन पर यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है COONA, और यहाँ पर OH ये फिनोल है, फिनोल की रिंग से यहाँ पर ऑर्थो पर हमने COONA को जोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। और इसका जब हम जल अम्ल के साथ जल अपघटन कराते हैं या फिर बोल सकते हैं अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल और साथ ही साथ NaCl हमको प्राप्त हो जाता है। और यही अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, और मुझे उम्मीद है कि कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी आप अब से आपके जो एग्ज़ाम में या आपके टेस्ट में या स्कूल में कहीं पर भी आप कोल्बे श्मिट अभिक्रिया देखेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप डिटेल में समझा पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नंबर 3। तो हमारी नंबर 3 रिएक्शंस है गॉटरमैन कोच अभिक्रिया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये सभी जो रिएक्शंस हैं ये रिपीटेड रिएक्शंस है और मैं इन्हीं को आपके लिए लेकर आया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस होने वाली हैं और ये आपके कम से कम 10 मार्क्स कंप्लीट करा कर जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम गॉटरमैन कोच अभिक्रिया को। तो क्या होती है गॉटरमैन कोच अभिक्रिया? जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जब हम बेंजीन या फिर इसके व्युत्पन्न को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, या फिर अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को गॉटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मैं इस रिएक्शन को आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के जल के साथ जब हम क्रिया करते हैं या गर्म करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, या फिर इसका प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गॉटरमैन कोच अभिक्रिया। तो चलिए इसका जो समीकरण है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर ये आपके सामने बेंजीन है। अब हमने बेंजीन लिया और बेंजीन का निर्जल AlCl3 या फिर आप यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से जब हमने क्रिया कराई तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ बेंजल्डिहाइड, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं गॉटरमैन कोच अभिक्रिया। नेक्स्ट चौथी हमारी रिएक्शंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये भी, कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में मैथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये हमारे पास है मैथिल एल्कोहल, मैं लिख देता हूँ इनके नाम, मैथिल एल्कोहल है, और ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं और उसका सांद्र NaOH के विलयन के साथ जब हम गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3OH मैथिल एल्कोहल, और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है सोडियम फॉर्मेट। तो चलिए जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शंस भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में
आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 की ओर। तो चलिए, हमारी 5वीं रिएक्शंस है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यानी हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड रिएक्शंस है, तो इसको भी आप अच्छी तरह देख लें। तो चलिए जानते हैं, जब प्राथमिक एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कॉस्टिक पोटास यानी KOH से कराई जाती है तो एक प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। जब हम प्राथमिक एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कॉस्टिक पोटास से कराते हैं तो एक प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होता है। इसे हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसे हॉफमैन श्रृंखला निम्नीकरण भी कहा जाता है। ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हम हॉफमैन श्रृंखला निम्नीकरण भी कहते हैं। तो चलिए, भाषा आपके समझ में आ चुकी होगी क्योंकि इतनी हार्ड डिफ़िकल्ट जो है ये डेफिनेशन नहीं है। अब देखते हैं इसके उदाहरण को। ये हमने लिया एसिटामाइड, ये एसिटामाइड है या फिर इसका एथेन एमाइड भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी ये 1 डिग्री एमाइड है इसलिए हम इसको बोलेंगे एथेन एमाइड या फिर एसिटामाइड। और जब हम इसकी क्रिया ब्रोमीन और एल्कोहलिक जो हमारा कॉस्टिक पोटास है KOH, इसके साथ जब हम कराते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है मैथिल एमीन CH3NH2, और ये K2CO3 ये है पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ यहाँ पर प्राप्त होते हैं हमारे पास KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। तो ये रिएक्शन आप संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4 लगाया है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, और इस प्रकार ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। तो चलिए, जो हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया थी ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम रिएक्शंस कार्बिल एमीन अभिक्रिया की तरफ। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, जानते हैं हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए, जब हम किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम पहले ही आपको करा चुके हैं और आप जानते भी होंगे कि क्लोरोफॉर्म का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CHCl3। तो किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम गर्म करते हैं तो एक अप्रिय का मतलब होता है नफरत वाला या फिर गंदी, तीक्ष्ण गंध वाला आइसोसाइनाइड यानी इसको हम बोलेंगे कार्बिल एमीन। आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए, यहाँ पर हमने प्राथमिक एमीन ले लिया मैथिल एमीन CH3NH2, और इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यानी पोटेशियम एल्कोहल या फिर बोल सकते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ जब हमने कराई तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ मैथिल आइसोसाइनाइड, और इसमें से एक बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है जो कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ऐसी इसमें से गंध आती है। और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है पोटेशियम क्लोराइड और जल, और आप इसको संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगाया है 3 और यहाँ लगाया 3 और यहाँ पर भी हमने 3 से गुणा की है। अब हमने इसका एक और एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है, चलिए इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर है, ये भी एथिल एमीन है और क्लोरोफॉर्म से हमने इसकी क्रिया कराई और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक कास्टिक पोटास ली हमने, और हमें प्राप्त क्या हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ एथिल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और जल। तो चलिए, इस प्रकार जो हमारी आज की जो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी रिएक्शंस आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में 10 मार्क्स पक्के कर चुके हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।